नमस्कार। आज की इस चर्चा में जो कोविड महामारी फैली हुई है उसके विभिन्न पक्षों को विचार के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत करना है, यही उद्देश्य है। कुछ अपने अनुभवों से आप इन्हें लेमैन एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, लेकिन इन अनुभवों से जो कुछ भी प्राप्त हुआ इस दौरान पहली और दूसरी कोरोना की इस लहर में, उसके कुछ तथ्य आपके सामने आपके विचार के लिए, आपके विश्लेषण के लिए प्रस्तुत करना ही इस चर्चा का उद्देश्य है। कुछ व्यक्तिगत अनुभव इस कोरोना महामारी के दौरान रहे, अपने घर में, अपने शहर में, अपने शहर से बाहर, अपने परिवार के लोगों और अपने कुछ परिचितों का इस कोरोना की महामारी में अपनी देख रेख में इलाज करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। अपने फैमिली फिजिशियन के दिशा निर्देशन में रहते हुए इन मरीजों का इलाज किया गया और समय के साथ साथ ये सभी ठीक भी हो गए। इन मरीजों की आयु 7 वर्ष से 76 वर्ष तक की थी। किसी में बहुत कम सिम्टम्स थे, किन्हीं में बहुत ही गंभीर या बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स थे। और इन सभी को चूँकि बहुत जल्दी इनके सिम्टम्स पर ध्यान दिया गया और जो भी इसका प्रोटोकॉल बताया गया फिजिशियन के द्वारा, उसका पालन करते हुए, खान पान का उनका ध्यान रखते हुए, उनके विश्राम और उनकी अन्य सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनका इलाज किया गया, तो परिणाम सकारात्मक रहे। इसलिए कहा जा सकता है कि जो अपने हाथ में है वो इतना है कि हम किसी भी मरीज के किसी भी लक्षण को, वो चाहे सामान्य सर्दी जुकाम हो, चाहे रनिंग नोज का सिम्टम हो, चाहे वो हल्का बुखार का सिम्टम हो, चाहे गले में खराश का सिम्टम हो, उसको हम बिल्कुल भी नेगलेक्ट न करें और पहले दिन से ही नहीं बल्कि पहले घंटे से ही हम सतर्क हो जाएं और जो भी हमारे फिजिशियन हैं उनकी राय से यदि हम उनका इलाज करें, तो वैसे तो ये महामारी है, किसकी स्थिति इसमें कहाँ तक बिगड़ेगी, कहाँ तक बनेगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सामान्य अनुभव ये कहता है कि इससे मरीजों को ठीक करने में और उनकी बीमारी को न बिगड़ने देने में मदद मिलती है। ऐसा मेरा अपना अनुभव रहा है। दूसरी बात जो देखने में आई वो ये है कि जैसा मेरा पिछली लहर के बारे में भी अनुभव रहा और अभी भी मेरा यही अनुभव है कि इस पूरी कोरोना महामारी के दौरान जो वास्तविक संघर्ष है वो मनुष्य की इम्यूनिटी, जिसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में जीवनी शक्ति कहा गया है, उस जीवनी शक्ति और इस विषाणु के बीच में है। मैंने अपने घर परिवार में ही देखा कि जब लक्षण उत्पन्न होते हैं तो चिकित्सकों का मानना है कि 4-5 दिन संक्रमण के हो चुके होते हैं। उस 4-5 दिनों में सभी लोगों के साथ रहने के बाद भी केवल 2-3 लोगों को ही संक्रमण होता है, बाकी लोगों को नहीं होता। संक्रमण होने के बाद भी उन लोगों की सेवा शुश्रूषा जिस प्रकार से की जाती है, अस्पतालों में डॉक्टर्स जिन संसाधनों से सुसज्जित रहते हैं, उन संसाधनों के न होने के बावजूद भी परिवार के बाकी लोगों में संक्रमण नहीं होता। किन्हीं में बहुत ही कम संक्रमण होता है, किन्हीं में थोड़ा ज़्यादा संक्रमण होता है। जो बाहर का दृश्य है उससे तो ये पता चलता है कि कुछ में संक्रमण इतना घातक हो जाता है कि उनको न केवल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है बल्कि बहुत ही एडवांस उनको थेरेपी देनी पड़ती है और बहुत से लोग उसमें अपने जीवन को बचा भी नहीं पाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो संघर्ष है वो मनुष्य की जो जीवनी शक्ति, उसकी इम्यूनिटी है, उसके और कोरोना वायरस की शक्ति के बीच में ही है। अन्यथा एक ही परिवार में 2-3 लोग संक्रमित और बाकी लोग कम संक्रमित न होते। आसपास के ही लोगों में कुछ लोग बहुत अधिक गंभीर और कुछ में लगभग नॉन सिम्टोमेटिक जैसे केस न होते। इसलिए कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी भी मामला वही है कि हमारी आपकी जीवनी शक्ति और इस विषाणु के बीच का संघर्ष का सारा खेल है। इसमें कौन किस पर कितना, कितनी दूर तक, कितने समय तक भारी पड़ता है, केवल ये देखने वाली बात है। तीसरी बात जो समझ में आती हो ये है कि इस कोरोना महामारी के दौर में लोगों ने घबराहट के बाद या चीज़ें अपने हाथ से निकलते हुए देख करके, या जिस अहंकार को हम लोग पाले बैठे थे कि समूची दुनिया की शक्ति हमारे हाथ में है, उस शक्ति को, अपने वश को निर्बल होते हुए देख करके
हम लोगों ने बहुत से दैवीय और बहुत से आध्यात्मिक और बहुत से धार्मिक उपाय भी करने शुरू कर दिए। इनमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दैवी और आध्यात्मिक उपाय हैं, ये कोई तात्कालिक किस्म के उपाय नहीं होते। इनका जो स्वरूप है वो दीर्घकालिक प्रकृति का स्वरूप होता है। और यदि इस दृष्टि से इन चीज़ों पर विचार किया जाए तो हमें सामान्यतः एक अलग पर्सपेक्टिव से पूरे परिदृश्य पर विचार करना पड़ेगा, और सामान्यतः हम लोग चीज़ों को इस परिप्रेक्ष्य, इस पर्सपेक्टिव से देखने के आदी नहीं होते। यदि महामारी को दैवी और आध्यात्मिक संदर्भ से देखा जाए तो 3 प्रकार के ताप शास्त्रों में माने गए हैं: दैहिक, भौतिक और दैविक। दैहिक ताप का तात्पर्य यह है कि जो हमारा आहार विहार है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा बुद्धि विचार है, उस आहार विहार, रहन सहन और उसके प्रभाव से हमारे बुद्धि विचार के विकृत होने से हमको शारीरिक कष्ट प्राप्त होते हैं। अब इस बीच में जो कुछ भी हमारे शरीर को कष्ट प्राप्त हुआ, हमारे जिस भी रहन सहन के कारण हुआ, हमारी इम्यूनिटी के जिस भी स्तर के कारण हुआ, उसके लिए हम लोगों ने इधर योग, आयुर्वेद या प्राणायाम या दूसरे जो और भी तरीके हो सकते हैं, ध्यान, इस प्रकार के तरीकों को अपनाने की कोशिश की और एक दूसरे को सलाह दी। हमें इस बात को समझना चाहिए कि योग, आयुर्वेद और ध्यान इत्यादि का एक बहुत अंतरंग संबंध हमारी सभ्यता में है। ये सभी आप कह सकते हैं कि योग के भी अंग हैं, ये आयुर्वेद के भी अंग हैं, और इसलिए इनके बीच में एक इंटीग्रेटेड रिलेशन होता है। इनका हमारे पूरे जीवन के साथ एक अंतरंग और एक दीर्घकालीन रिश्ता होता है। बाकी समय में हमारा इन चीज़ों से कोई वास्ता न हो, हमारा आहार विहार बहुत ही अस्त व्यस्त प्रकृति का हो, हमारी जीवनचर्या बहुत ही अस्त व्यस्त प्रकृति की हो, हमारा विचार बहुत ही दूषित प्रकार का हो, 24 घंटे हम अनर्गल प्रकार की आकांक्षाओं और प्रतियोगिताओं के बोझ से दबे जा रहे हों, और जब आपातकाल आए तो हम इन चीज़ों का सहारा लेने लगें, इससे कोई बहुत मदद मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि दैहिक ताप से हमको बचे रहना है तो हमारा आहार विहार, हमारा खान पान, हमारा आचरण और हमारा विचार, ये सब कुछ दीर्घकालीन रूप से स्वस्थ और सार्थक होना चाहिए। यदि ये दीर्घकालीन रूप से स्वस्थ और सार्थक नहीं है तो आपातकाल में इनको स्वस्थ और सार्थक हम नहीं बना सकते। इस बात का हमको ठीक से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बहुत ही बेढंगे प्रकार के संगीत सुनने, बहुत ही बेढंगी प्रकार की सूचनाओं को जानने और उनको एकत्र करने, बहुत ही बेढंगे प्रकार की प्रतियोगिताओं और आकांक्षाओं को पालने के अभ्यस्त हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आपदा हमारे सिर पर खड़ी है, हम स्वाभाविक है कि अपना मानसिक संतुलन खोल देंगे, और जिस योग या प्राणायाम के बल पर हम आत्मबल प्राप्त करने की बात करते हैं, वैसा आत्मबल हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये योग और आयुर्वेद और ध्यान और इस तरीके की जो आध्यात्मिक और दैवीय चीज़ें हैं, वो इतनी हल्की प्रकृति की नहीं होती कि जब आप चाहें उनको आप अपने जीवन से निकाल दें और जब आप चाहें आप उनको अपने जीवन में समाहित कर लें। इनकी एक दीर्घकालीन साधना होती है, और वो दीर्घकालीन साधना आपकी जितनी परिपक्व होगी, आपातकाल में वो साधना आपके उतने ही काम आएगी। इसलिए जो दैहिक ताप है, उस दैहिक ताप का प्रभाव हमारे ऊपर कम हो, उसके लिए हमको अपने पूरे आहार विहार को, अपने पूरे भोजन को, अपनी पूरी जीवन शैली को और अपने पूरे विचार दृष्टि को हमेशा सामान्य काल में भी सम्यक रखने की चेष्टा करनी चाहिए। जहाँ तक भौतिक ताप का प्रभाव है, ये विशेष रूप से उन लोगों को समझ लेना चाहिए जिनका जीवन दूषित आजीविका के आधार पर चलता है। सीधे शब्दों में, गलत तरीके से पैसा कमाने वाले लोग इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि गलत पैसे का प्रभाव उनकी संपत्ति पर, उनकी संतति पर या उनके स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से देर या सवेर पड़ता है। या तो गलत पैसा आपकी कई गुना ज़्यादा संपत्ति पर भारी पड़ेगा, अन्यथा वो आपकी संतति के स्वास्थ्य या आपकी संतति के बुद्धि विचार को इतना दूषित कर देगा कि वो संतति ही आपके लिए उस जीवन में भारी पड़ जाएगी।
और या फिर सीधे सीधे वे आपके स्वास्थ्य को बहुत ही निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा कि आपका जीवन आपके लिए ही भारी हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोरोना काल में अपने शारीरिक और अपने मानसिक संतुलन को धारित करने के लिए यदि दैवी और आध्यात्मिक चीज़ों का सहारा लेते हैं तो आपको इन चीज़ों को इस दृष्टि से भी देखने का अभ्यस्त होना चाहिए। आपके न देखने से चीज़ें आपकी आंख से ओझल हो सकती हैं, लेकिन वो अस्तित्व से ओझल नहीं होती, उनका एग्जिस्टेंस बना रहता है। इसलिए यदि आप किसी चीज़ को आपातकाल में देखने और धारित करने की चेष्टा करते हैं तो उसके पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में उसको स्वीकार करने और धारित करने की चेष्टा कीजिए। जहाँ तक तीसरा पक्ष है महामारियों का, उसका कारण दैविक भी माना गया है। जितनी तेज़ी से महामारियाँ फैलती हैं और मनुष्य को हतप्रभ करते हुए अपना प्रभाव दिखाती हैं, वो कोई सामान्य क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, उसके पीछे दैवीय कारण भी जिम्मेदार होते हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 39वें श्लोक का अगर आप अवलोकन करिए तो देवी को स्वयं महामारी का स्वरूप कहा गया है। श्लोक शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिम करोति भूतानाम शैव काले सनातनी। देवी का ये स्वरूप है कि वो इस सृष्टि की उत्पत्ति भी करती है, वो इस सृष्टि का पालन भी करती है। स्थितिम करोति भूतानाम, और जब वो कुपित होती है तो वो इस सृष्टि का शमन भी करती है महामारी का रूप धारण करके। इसलिए ये जो शब्दावली आजकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और विशेष रूप से जब तथाकथित राष्ट्रीय चेतना हमारे अंदर जागृत होती है तो इस प्रकार की शब्दावली हम बार बार इस्तेमाल करने लगते हैं कि हम विजय प्राप्त कर लेंगे, हम जीत लेंगे, हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस युद्ध में विजित होंगे, हम कोरोना वॉरियर हैं। ये लड़ने की, हराने की, जीतने की शब्दावली का इस्तेमाल यदि आप दैवीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में बात कर रहे हैं तो अपने मनोमस्तिष्क से निकाल दीजिए। आप महामारी से, देवी के कुपित स्वरूप से आप लड़ नहीं सकते। जो आपको शास्त्र सम्मत उपाय बताए गए हैं, उन उपायों का वैचारिक और स्वास्थ्यगत स्तर पर आप पालन कीजिए, लेकिन आप देवी से प्रार्थना कीजिए कि वे अपने इस कुपित स्वरूप को शांत करें और आपकी रक्षा करें, आपको अपने चरणों में एक सतत प्रीति प्रदान करें। तो यदि आप ऐसी विभीषिका के समय या ऐसी महामारी के समय दैवीय संसाधनों पर विश्वास करते हैं तो फिर आपको इसके पूरे फलक पर विचार करने की आवश्यकता है। बाकी सामान्य काल में आपका भोजन, आपका आहार विहार, आपका बुद्धि विचार, ये सब कुछ दूषित हो, और जब बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाए तो आप च्यवनप्राश चाटने लगें, आप काढ़ा पीने लगें, इससे आपकी इम्यूनिटी पर या आपकी जीवनी शक्ति पर लेश मात्र भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीवनी शक्ति को परिपक्व करना पड़ता है। जीवनी शक्ति एक परिपाक अवस्था का नाम है। आपका सारा जीवन विलासी हो, सारा जीवन आपका तामसिक हो, सारा जीवन आपका अनावश्यक आकांक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ हो, और आप आपातकाल में ये चाहें कि आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपके विचार या आपका आत्मबल आपका साथ दे, तो ऐसा नहीं होता। ये एक सतत साधना है, और इसलिए यदि आप दैवी और आध्यात्मिक विषयों को इस महामारी के साथ जोड़ते हैं, जो जोड़ना भी चाहिए, तो इसके जोड़ने में कोई दोष नहीं है, किंतु आप इसके सम्यक और व्यापक परिप्रेक्ष्य का, उसके एक कंप्लीट और टोटल पर्सपेक्टिव का ध्यान रखिए। और सामान्यतः ये पर्सपेक्टिव या ये परिप्रेक्ष्य उस परिप्रेक्ष्य से अलग होता है जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग चीज़ों को देखने और सोचने के अभ्यस्त होते हैं। तीसरा पक्ष, इस महामारी के बारे में सरकार ने जो उपाय किए उनको भी लेकर के है, और कुछ सवाल सरकार की कार्यप्रणाली या सरकार ने जिस प्रकार के प्रोटोकॉल या जिस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए उन पर भी उठते हैं। इस महामारी के आने की पूर्व सूचना हो चुकी थी, उसके बावजूद भी जिस तरीके से बंगाल में और उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर के चुनाव कराए गए, इसको किसी भी दृष्टि से सरकार की आपराधिक लापरवाही ही कहा जाएगा। इसके लिए सरकार कोई भी तर्क दे, वो चाहे हाई कोर्ट के आदेश का तर्क दे, वो चाहे संविधान का तर्क दे, वो चाहे लोकतंत्र का तर्क दे, उसका कोई भी तर्क इस आपराधिक लापरवाही के आगे भारी पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को इस बारे में अपनी गिल्टी को फील करना चाहिए
और उसे एक प्रकार से देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये देश के लोगों को उनकी नौकरी की मजबूरी बता करके उनको एक प्रकार से आपदा के मुंह में साक्षात रूप से धकेलने जैसा व्यवहार है। इसलिए सरकार का ये जो दृष्टिकोण रहा, उसकी जो कार्यप्रणाली रही, वो अक्षम्य है। ऑक्सीजन को लेकर के एक बड़ी क्राइसिस इस दूसरे दौर में पैदा हुई और जिस तरीके से ऑक्सीजन को एक अराजकता की व्यवस्था में झोंक दिया गया, उससे भी बहुत लोगों की जान गई और बहुत लोग संकट में पड़े। जिस समय 25 अप्रैल के बाद और विशेष रूप से 5 मई तक जब बिल्कुल चरम पर ये बीमारी थी और इस बीमारी को लेकर के एक भयंकर अराजकता और बेसहारापन लोगों में व्याप्त था, उसके कारण को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। लोग इस बीमारी से उतना परेशान नहीं थे, लोग इसलिए अधिक परेशान थे कि बीमारी हो जाने पर हम जाएंगे कहाँ, हम उपाय क्या करेंगे, हमको ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, हम भर्ती कहाँ होंगे। लोग बीमार होते हैं, अगर उनको चिकित्सालयों का सहारा मिल जाता है, अगर उन्हें चिकित्सा मिल जाती है, तो उनको कम से कम ये संतोष हो जाता है कि हमारा या हमारे मरीज का इलाज हो रहा है। बाकी ईश्वर के हाथ में होता है या जैसी भी उस मरीज की स्थिति हो उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक अराजकता जनित जो भय है कि हम कहाँ जाएंगे, हमको कहाँ से सहारा मिलेगा, इसने लोगों को बहुत ही व्यथित किया है। और इसलिए सरकार को जिस तरीके से उसने ऑक्सीजन को बिल्कुल अराजक तरीके से छोड़ दिया, जिस तरीके से उसकी घोर कालाबाजारी हुई और बहुत सारे लोगों ने इस उम्मीद में कि कहीं हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत न पड़ जाए, अनावश्यक रूप से अपने घरों में ऑक्सीजन को रख लिया। इस पूरे प्रकरण ने जिस प्रकार की अराजकता और भय को जन्म दिया, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये जो प्राइवेट हाथों में जिसको जितनी ज़रूरत हुई उसको ऑक्सीजन दे दी गई, इसकी जगह सरकार को चाहिए था कि अपने शहर में जो सार्वजनिक स्थान उपलब्ध हैं, वो चाहे सभागार हैं, विश्वविद्यालयों के मंडप हैं या अन्य इस प्रकार की जगहें हैं, उन जगहों का इस्तेमाल करके एक कॉमन ऑक्सीजन सप्लाई सेंटर विकसित करना चाहिए था, जहां लोगों को पता हो कि अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहां हमको जाने पर ऑक्सीजन मिल जाएगी। बाकी चिकित्सा सुविधाएं जितनी भी उपलब्ध थीं उतनी ही मिलेंगी। आप एकदम से चिकित्सा सुविधाएं तो बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन के मामले में जो अफरा तफरी रही, इस पर सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। संसाधनों को आपने एकदम से लोगों की निजी सामर्थ्य पर छोड़ दिया और उसने एक भयानक अराजकता को जन्म दिया। तीसरी बात अभी तक नहीं समझ में आई कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 तरीके माने जा रहे हैं कोविड को नियंत्रित करने के। जहाँ तक टेस्टिंग का प्रश्न है, बहुत सारे इसके साधन हैं, RT-PCR से लेकर के और रैपिड एंटीजन टेस्ट तक। सभी के रिजल्ट्स के बारे में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की ही अलग अलग धारणा है। टेस्ट करने के जो विशेषज्ञ हैं वही मानते हैं कि जो RT-PCR की रिपोर्ट है उसमें भी बड़े पैमाने पर गलती की संभावना है। ऐसे में आप जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट सही ही है, उस टेस्ट में गलती नहीं है, उस टेस्ट के आधार पर ही आपको किसी कोविड सेंटर में चिकित्सा मिलेगी। ये कहाँ का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय था। बहुत बाद में जाकर के सरकार को ये कहना पड़ा कि जो लोग सिम्टमेटिक हैं, जिनको भी इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं, उनकी जांच रिपोर्ट चाहे जब आए, लेकिन उनको कोविड अस्पतालों में भर्ती किया जाए और कोविड का ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होना चाहिए था, इसका फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसलिए टेस्ट और टेस्ट का परिणाम आने में ग्रामीण इलाकों में तो बताया जा रहा है कि 15-15 दिन पर टेस्ट के परिणाम आ रहे हैं, टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं और तमाम सिम्टम्स को लेकर के लोगों की जान चली जा रही है। तो ये जो टेस्टिंग पर एक अनावश्यक फोकस किया गया, इस फोकस से हट करके ट्रीटमेंट पर फोकस होना चाहिए था कि यदि आपके सिम्टम हैं तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि इस समय आपको कोविड ही होगा और कोविड की तरह ही जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा, आपका ट्रीटमेंट होगा। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे जो माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अब टेस्टिंग पर नहीं, अब हमको ट्रीटमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जिनका भी सिम्टम हो उनका ट्रीटमेंट कोविड का केस मान करके ही किया जाना चाहिए। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक रहे, जिनके अंदर कुछ लक्षण ही नहीं आए, तो उनकी टेस्टिंग का आप आंकड़ा कैसे जुटाएंगे? उनकी टेस्टिंग के लिए आपके पास क्या प्रोविज़न है? वो तो एसिम्टोमेटिक होने के कारण वो टेस्टिंग के लिए भी नहीं जाते। जो रोज़ आपके टेस्टिंग डेटा आ रहे हैं, क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जितने भी कोविड के केस थे सभी आपने काउंट कर लिए और उसके बाद अगले दिन जो केस आए वो सारे फ्रेश केसेस हैं? तो आप जैसे जैसे
जिस समय इसका संक्रमण बढ़ रहा था आप टेस्टिंग बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे आपको केसेस बढ़ते हुए मिल रहे थे। जब संक्रमण कम होता चला गया तो आप उतने ही टेस्ट करिए और आपको कम संक्रमित मरीज मिलते चले जा रहे थे। इसलिए जो टेस्टिंग का मसला है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि कितना प्रामाणिक है, और इसके आधार पर आप जो ट्रीटमेंट देने की बात कर रहे हैं वो अपने आप में कितना प्रामाणिक था। इस टेस्टिंग के कारण भी अनावश्यक रूप से जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारे संसाधन हैं, वो एक प्रकार से बर्बाद हुए, और बहुत सारे लोगों को इस टेस्टिंग के पछड़े के कारण समय से चिकित्सा नहीं मिल पाई और उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि जो इस बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ, वो चाहे छोटे अस्पतालों में हो और चाहे बड़े अस्पतालों में हो, वो चाहे सरकारी अस्पतालों में हो, मेडिकल कॉलेजेस में हो, या इंस्टीट्यूट्स में हो, या वो बड़े 5 स्टार अस्पतालों में हो, या फिर निजी अस्पतालों में, छोटे निजी अस्पतालों में हो, ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया कि चूंकि इस बीमारी का एज सच कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसके लक्षणों के आधार पर ही मरीजों की चिकित्सा की गई, जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहा जाता है। यदि ऑक्सीजन की कमी पाई गई तो उनको ऑक्सीजन दी गई, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए उनको स्टेरॉइड्स दिए गए, या उनको प्रोनिंग पोजीशन में लेटने के लिए कहा गया। अगर उनको निमोनिया डेवलप हुआ तो उनको जो भी एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स थी वो एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स दी गई। तो इस प्रकार का इलाज, एक कंजर्वेटिव इलाज इस पूरी बीमारी में जिन लोगों के भी सिम्टम्स आए या जिनकी भी स्थिति बिगड़ी, वो हमने दी। विचार करने की बात यह है कि गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कस्बों के, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी तो बात ही करना बेकार है। जिलों के जो जिला अस्पताल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, प्रत्यक्ष और सीधा अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर भी मरीजों का इस प्रकार का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। डॉक्टर्स वार्ड में मरीजों को देखने तक नहीं आ पा रहे थे। लोगों को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स को बुला करके अपने मरीजों को दिखाना पड़ा, और कई बार तो जब मरीजों के संबंधियों ने कहा तब डॉक्टर्स ने उनका कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या उनके एक्सरे वगैरह लेकर के उनके चेस्ट की कंडीशन को देखना शुरू किया। तात्पर्य कहने का यह है कि एक ऐसी बीमारी जिसके लिए आपको किसी जटिल प्रकार के इलाज की आवश्यकता नहीं है, आप उसका सिम्टोमेटिक और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो कंजर्वेटिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने में आपके जिला अस्पताल तक असफल रहे, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देश अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और इसलिए और नीचे के जगहों पर तो छोड़ दीजिए, और नीचे के स्तरों पर छोड़ दीजिए, कम से कम जिला अस्पतालों को भी अगर हम आज ठीक कर लें तो एक बहुत बड़ी सेवा इस देश की हो जाएगी, और आगे इस प्रकार की बीमारियां या डे टू डे की जो समस्याएं होती हैं उनसे स्वास्थ्य के मामले में निपटने में हम बहुत समर्थ हो जाएंगे। इसलिए सरकारों को अपने जिला अस्पतालों पर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। जो लोग बड़े शहरों में रहे, ऐसे शहरों में जहां पर राजनेता और बड़े अधिकारी रहते हैं, जैसे हम लोग लखनऊ में रहते हैं, तो इस मामले में हम लोग भाग्यशाली रहे कि जैसे ही व्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक हुई, हर प्रकार का ट्रीटमेंट हम लोगों को यहाँ सुलभ हो गया। लेकिन बाकी ज़िलों में, जो छोटे ज़िले हैं, उनके सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोड़िए, उनके जिला अस्पतालों पर भी जिस प्रकार की चिकित्सा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। ये बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति है, और इस पर राज्य को और राज्य की मशीनरी को बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। एक और ट्रेंड ये देखा गया कि इस आपदा में स्वभाव से आप इसको कह सकते हैं या जो भी उनकी प्रेरणा हो, राजनेता एक्सपर्ट की तरह उभर करके सामने आए। वैसे भी हमारे देश में कुछ इस प्रकार का चलन हो गया है कि यदि आप राजनेता हो गए हैं तो आप बहुत बड़े दानी भी हो गए हैं, आप बहुत बड़े महात्मा भी हो गए हैं, आप बहुत बड़े समाज सेवक भी हो गए हैं, आप बहुत बड़े विद्वान भी माने जाने लगते हैं, आप बहुत बड़े कवि भी हो गए हैं। आपसे ज़्यादा आप त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य है नहीं। और अब आप साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस और रॉकेट साइंस और एरोनॉटिक्स, इन सारी चीज़ों के आप विशेषज्ञ बनने लगे हैं। तो और चीज़ों का तो आप विशेषज्ञ बनने का दिखावा कीजिए, लेकिन कम से कम मेडिकल साइंस का क्षेत्र जो आदमी की ज़िंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है, उस पर इस तरीके की हेजिमोनिस्टिक एक्सपर्टाइज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और केंद्र से लेकर के राज्यों तक ये देखा गया कि जो राजनेता और अधिकारी हैं, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा अपने एक्सपर्टाइज को एक्सपोज करने की कोशिश की, और इसका परिणाम ये रहा कि देश के इन महामारियों से या इस प्रकार की चीज़ों से जो परिचित लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो एक प्रकार से हतोत्साहित हुए।
इसलिए ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आवश्यकता नहीं कि हर विद्या हमको आती हो, हर विद्या में हम निष्णात हों। इसलिए इस प्रकार की तकनीकी विद्याओं के मामले में विशेष रूप से हमें विशेषज्ञों की राय पर थोड़ा विश्वास करना चाहिए और हर मामले में एक्सपर्ट बन करके अपना नाम या अपनी हैसियत को कृत्रिम और असफल तरीके से चमकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये भी एक पक्ष रहा जिस पक्ष पर हमको विचार करना चाहिए। और सरकार से एक और अपील इस मामले में मैं करना चाहूँगा कि बाकी भी जीवन के जो क्षेत्र हैं, जो लोक जीवन से जुड़े हुए पक्ष हैं, उनके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो 7 चीज़ें हैं जो मनुष्य के लोगों के जीवन से बुनियादी रूप से जुड़ी हुई हैं, इनका आप चाहे लोक सेवा के क्षेत्र से प्रबंधन करें, चाहे आप निजी क्षेत्र के माध्यम से प्रबंधन करें, इसकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही चाहिए। और ये 7 चीज़ें हैं: बिजली, पानी, सड़क, सफाई, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। इन 7 चीज़ों के मामले में, बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, सफाई के मामले में, पानी के मामले में, शिक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में, चाहे जिस प्रकार के संसाधनों से सरकार ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे, लेकिन इन 7 चीज़ों की व्यवस्था सरकार को करनी ही पड़ेगी। इसका उत्तरदायित्व तो सरकार को लेना ही पड़ेगा। और इसलिए सामान्य जन से और नागरिक समाज से मेरी अपील होगी कि हर फोरम से सरकार इन 7 व्यवस्थाओं को धारित करे, इनकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले, इसका दबाव निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए। एक और पक्ष विज्ञान को लेकर के है, विशेष रूप से चिकित्सा विज्ञान को लेकर के। कई प्रकार के संस्थाएं देश में और देश के बाहर भी इस कोविड काल में चर्चा में आई। वो चाहे ICMR हो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, वो चाहे MCI हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, वो चाहे CSIR की अलग अलग लेबोरेटरीज हों, वो चाहे DRDO हो, और चाहे देश के बाहर की संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक या दूसरे प्रकार के ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर इस बीमारी को लेकर के काम हो रहा है। ये तमाम संस्थाएं अपने निष्कर्षों को लेकर के बहस का विषय बनी और ये देखने में आया कि विज्ञान जिसका एक लक्षण बताया जाता है कि उसके निष्कर्ष बड़े सुनिश्चित होते हैं, उसके निष्कर्ष समय और काल के हिसाब से बदलते नहीं हैं, परिस्थितियों के हिसाब से उनमें कोई रिमार्केबल चेंज नहीं आता। इन संस्थाओं में भी आपस में एक ही चीज़ के बारे में बहुत मतांतर देखने में आए, और न केवल मतांतर देखने में आए बल्कि इस पूरे वायरस से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, उन सारे पक्षों पर आप देखिए वैज्ञानिकों और जो चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं उनके बीच में भी मतांतर देखने में आए। इस वायरस की प्रकृति क्या है, ये प्राकृतिक है या ये कृत्रिम है, ये अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया और शायद भविष्य में भी ये कभी इस्टेब्लिश हो पाएगा, इसे नहीं कहा जा सकता। इसके फैलने की प्रकृति क्या है, पद्धति क्या है, ट्रेंड क्या है इसके फैलने का, इसके रूपांतरण का क्या ट्रेंड है, म्यूटेशन का क्या ट्रेंड है, उसके बारे में भी मतांतर बना हुआ है। इसके संक्रमण के जो सरकारी आंकड़े हैं और सीरो सर्वे के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखाई देगा। इधर तो ये भी सवाल उठने लगा दूसरे लहर में कि जो मौत के सरकारी आंकड़े हैं और जो मौत के वास्तविक आंकड़े हैं उनमें भी काफ़ी फ़र्क है। इस वायरस के विस्तार की गति और दिशा क्या है, इसका एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, इसको भी लेकर के कोई समुचित अध्ययन हमारे पास नहीं है, कोई समुचित निष्कर्ष हमारे पास नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए हमने जिस प्रकार के उपाय किए, लॉकडाउन हमने लगाया, क्वारंटाइन हमने लोगों को किया, हमने कंटेनमेंट जोन बनाए, हमने आइसोलेशन की व्यवस्था की। ये लॉकडाउन या क्वारंटाइन या कंटेनमेंट और आइसोलेशन के लिए जो तरीके, जो तत्परता एक लहर में दिखाए गए वो दूसरी लहर में नहीं दिखाई दिए। इनको लागू करने का जो एक प्रकार एक समय दिखाई दिया, उनको लागू करने का दूसरा प्रकार दूसरे समय में दिखाई दिया। इसलिए इसका जो प्रबंधन करने का तरीका था, उस प्रबंधन के तरीके में भी कोई वैज्ञानिकता, कोई स्पष्टता और कोई सुनिश्चितता नहीं दिखाई दी। इसलिए ये प्रश्न भी विचारणीय है। इसके बाद जो इस वायरस से जो बीमारी हुई, जो संक्रमण हुआ, उस संक्रमण का इलाज और उसके प्रिवेंशन के लिए जो दवाइयाँ दी गईं या जो तकनीकें इस्तेमाल की गईं,
उनके बारे में भी अभी तक मतांतर बना हुआ है। पता नहीं कितने प्रकार के प्रोटोकॉल जारी हुए, कितने प्रकार के दिशा निर्देश जारी हुए, कितने स्तरों से दिशा निर्देश जारी हुए। हर दिशा निर्देश में पीछे वाले दिशा निर्देश से कुछ अलग प्रकार के दिशा निर्देश थे। वो जो दो प्रकार के दिशा निर्देशों के बीच में ये जो भेद है वो कोई सामान्य भेद नहीं, वो निर्णायक भेद रहा। बहुत सारी चीज़ों को एक दिशा निर्देश में शामिल किया गया, दूसरे में उसको हटा दिया गया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो पहली लहर में बहुत महत्वपूर्ण प्रोफाइलैक्सिस मानी जाती थी, दूसरी लहर में उसकी कोई चर्चा नहीं करता। आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन जो खूब जम करके प्रिस्क्राइब की गई मरीजों के लिए, बहुत सारे बड़े डॉक्टर्स का कहना है कि इन तीनों दवाओं का कोई रोल नहीं है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जितने बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हुई, जितने बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन मरीजों को दिया गया, अंत में आकर के अब ये कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं है और केवल हॉस्पिटल में भर्ती होने के आपके 1-2 दिनों को ये कम कर सकती है। इसी तरीके से फेविपिराविर, फेविफ्लू जैसी दवाइयाँ, इनका करोड़ों रुपए का बिजनेस इन दवाइयों ने कर लिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इन दवाइयों का भी कोई बहुत रोल इसके मैनेजमेंट में, इसके ट्रीटमेंट पर नहीं रहा। इसी तरीके से टॉसिलिजुमैब, डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन, इन दवाओं का यदि कोई रोल रहा तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स इस समय ब्लैक फंगस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कोमॉर्बिडिटी को लेकर के किसी प्रकार का कोई स्पष्ट अध्ययन हमारे सामने अभी तक नहीं आ पाया है। ये हम नहीं कह सकते कि कोमॉर्बिडिटी का जो मामला है वो इस बीमारी के साथ कितना घातक है या कितना घातक नहीं है। ब्लैक फंगस एक नई महामारी के रूप में इस महामारी के चिकित्सकीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही हमारे सामने आ गया। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं, वैसे तो वो इस्लामिक स्टडीज़ के बड़े प्रोफेसर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने इन्वायरमेंट और साइंस और टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा काम किया है। प्रोफेसर सैयद हुसैन नस्र, वो एक बड़ी रिमार्केबल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मॉडर्न साइंस समस्याओं का समाधान करने के लिए जो उपाय बताती है, उस उपाय की विफलता से नहीं बल्कि उसकी सफलता से भी कई प्रकार की नई समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस बीमारी के निराकरण के लिए जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों की सफलता ने एक नए प्रकार की महामारी को जन्म दे दिया है, जिससे अब हम निपटने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके जिसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस कह रहे हैं या ब्लैक फंगस कह रहे हैं। इसी तरीके से वेंटिलेटर का कब और कितना इस्तेमाल किया जाए। प्लाज्मा थेरेपी का अभी तक हम इस्तेमाल करते रहे, प्लाज्मा बैंक बने, लोग प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए एक दूसरे से अपील करते रहे। प्लाज्मा डोनेट करना जैसे बड़ा पुण्य का काम माना गया और जैसे इंस्ट्रक्शन थे उसमें उसे पुण्य का काम माना भी जाना चाहिए, और उस पूरी की पूरी प्लाज्मा थेरेपी को अब नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना के ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया गया। वैक्सीनेशन के सवाल को लेकर के जो 2 वैक्सीन भारत में चल रही हैं या जो और भी वैक्सीन्स बाहर से आने की हैं, उनकी तुलनात्मक गुणवत्ता के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा प्रभावशाली है। इन वैक्सीन्स की तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावशीलता के बारे में भी अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि इन वैक्सीन्स की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इनके बीच में अंतराल का जो एग्जैक्ट समय है वो कितना होना चाहिए। वो अंतराल धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई उसको मेडिकल कारण बता रहे हैं, कोई उसके राजनीतिक कारण बता रहे हैं। तो कौन वैक्सीन की अलग अलग स्ट्रेन्स पर प्रभावकारिता कितनी है, ये भी अपने आप में नीचे से लेकर के ऊपर तक के जो विशेषज्ञ हैं उनके बीच में मतभेद का कारण बना हुआ है। कुल मिलाकर के मेडिकल साइंस ने इस पूरी बीमारी को जैसे हैंडल किया, उससे विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान की जो मूलभूत कमियां हैं, जो उसके फंडामेंटल डिफेक्ट्स हैं, वो उभर करके सामने आ गए। सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफेक्ट मॉडर्न साइंस का ये माना जाता है कि ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे काम करती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक बड़े प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर A.K. सरन, वो कहा करते थे कि जो मॉडर्न साइंस है या पूरी मॉडर्निटी है, वो ट्रायल और एरर के सिद्धांत पर या इनडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी के सिद्धांत पर काम करती है। अनंत संशोधनीयता का सिद्धांत, एक चीज़ के आने के बाद उसका संशोधन, उसके आने के बाद उसका संशोधन, और इस तरीके से एक अनिश्चित सा दौर पूरी मॉडर्न साइंस में, पूरे इस साइंस के फिनोमिना को ग्रसे हुए है। और इसके आधार पर जब भी आप कोई फैसले लेंगे तो कभी वो फैसले सही भी हो सकते हैं, लेकिन कभी वो बहुत रिमार्केबली ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो ये ट्रायल एंड एरर
और जो इंडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी साइंस के जो फंडामेंटल डिफेक्ट्स हैं वो भी इस पूरे प्रयास के दौरान सामने आए, जो मेडिकल साइंस ने इस बीमारी को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया। और इससे साइंस का एक जो अनन्यता बोधक अहंकार है, एक जो एक्सक्लूसिविस्ट एरोगेंस है कि वो अपने आगे संसार की किसी ज्ञान प्रणाली को कुछ समझती नहीं है, उसके लिए संसार की अन्य सारी ज्ञान प्रणालियाँ तुच्छ हैं या वो प्रिमिटिव लेवल की हैं, या चिकित्सा की भी जितनी वैकल्पिक प्रणालियां हैं उसको एलोपैथी कभी कोई भाव नहीं देती। तो इस प्रकार का जो एरोगेंस है, जो विचारशील लोग हैं उनको देखना चाहिए कि अब ये एरोगेंस मेडिकल साइंस के क्षेत्र से टूट जाना चाहिए और ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान की दूसरी प्रणालियां हैं और उन प्रणालियों के अंदर भी जो चिकित्सा की दूसरी पद्धतियां हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस या मॉडर्न साइंस उनसे किसी भी मामले में बीस नहीं है। और एक और बात, जो तंत्र चल रहा है, जिस प्रकार के नियो कॉलोनियल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण हमारे चारों ओर सृजित है कि 3 प्रकार के भय दिखा करके दुनिया के 3 बड़े व्यापार इस समय हमारे साथ हो रहे हैं और हम उनके शिकार हैं। युद्ध का भय दिखा करके हथियारों का व्यापार चल रहा है, बीमारी का भय दिखा करके दवाइयों का या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का व्यापार चल रहा है, और मौत का भय दिखा करके बीमा का व्यापार चल रहा है। तो एक प्रकार से ये भी हमको देखना चाहिए कि जो सारा जो दवाओं का कारोबार इस बीच में हुआ और बार बार इन दवाओं की एफिकेसी पर या उनकी इफेक्टिवनेस पर सवाल खड़े होते रहे, कहीं एक बार फिर से ये फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री ने तो हमको ठगा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं, ये कुछ आयाम हैं जिनको हम लोगों के सामने आना चाहिए। जो भी विचारशील लोग हैं उनको इन पर विचार करना चाहिए। कोई फाइनल निष्कर्ष न मैं देने की स्थिति में हूँ न देना चाहिए, लेकिन ये वो ऐसे पक्ष हैं जो पक्ष इस पूरी बीमारी के दौरान हमारे सामने उभर के सामने आने चाहिए और विचारशील लोगों को इन पर विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और सानंद रहें, इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।